अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, कानूनी लग सकते हैं, लेकिन असल में हम बात कर रहे हैं संविधान के दिए हुए उन 5 हथियारों के बारे में। सही कहा। ये वो हथियार हैं जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मिले हैं। तो चलिए आज इसी को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, इनको आप अपने अधिकारों का सुरक्षा कवच समझिए। सुरक्षा कवच। हाँ, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि कैसे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये खास शक्ति दी है कि वो ये रिट जारी कर सकें, ताकि अधिकार सिर्फ किताबों में न रह जाएं। बिल्कुल, ताकि वो हकीकत में लागू हो। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये उपाय सीधे आम लोगों के लिए हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ वकीलों की दुनिया तक सीमित हो। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये नागरिक को, मतलब एक दर्शक से एक सक्रिय भागीदार बना देता है। सही बात है। तो उन 5 हथियारों की बात करने से पहले शायद हमें ये समझना चाहिए कि ये रिट आखिर है क्या। हाँ बिल्कुल, बुनियाद से शुरू करते हैं। तो क्या है ये रिट? कोई अर्जी है, कोई कानून? इसको आप अदालत का एक औपचारिक लिखित आदेश कह सकते हैं। एक तरह का निर्देश। एक निर्देश। हाँ, जब कोई अदालत रिट जारी करती है तो वो किसी व्यक्ति या संस्था को कुछ करने या फिर कुछ करने से रोकने का हुक्म दे रही होती है। अच्छा, तो ये सामान्य अदालती कार्रवाई से अलग है? हाँ, ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध मौलिक अधिकारों से होता है। मतलब ये न्यायपालिका का एक सीधा हस्तक्षेप है, ये पक्का करने के लिए कि सरकार और उसके अधिकारी अपनी हद में रहें। एकदम, ये प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कवच है। इनके बिना सच कहूं तो हमारे मौलिक अधिकार खोखले हो सकते हैं। अधिकार लिख देना एक बात है, पर उन्हें लागू करवाने का तरीका होना वो दूसरी बात है। रिट वही तरीका है। ठीक है, तो अब बुनियाद तैयार है। चलिए उन 5 खास रिट्स की बात करते हैं। पहली वाली का नाम तो बहुत दिलचस्प है, हेबियस कॉर्पस। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सबसे मौलिक रिट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई। इसका मतलब भी बड़ा नाटकीय सा लगता है, शरीर प्रस्तुत करो। बिल्कुल, और इसका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी तरह की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एक सीधी चुनौती है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को पुलिस हिरासत में ले लेती है और परिवार को कोई जानकारी नहीं है, तब क्या होगा? उस हालत में उस व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार या दोस्त भी अदालत में हेबियस कॉर्पस की याचिका डाल सकता है। कोई भी? हाँ, और तब अदालत आदेश देगी कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने पेश किया जाए। फिर जज ये तय करेंगे कि हिरासत कानूनी है या नहीं। और अगर गैर कानूनी हुई तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। ये तो बहुत शक्तिशाली है, पर क्या ये सिर्फ पुलिस जैसी सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही काम करता है? नहीं, और यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। ये रिट न सिर्फ राज्य के खिलाफ बल्कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। अच्छा। हाँ, अगर किसी ने किसी को गलत तरीके से कैद कर रखा है तब भी ये काम आती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे मजबूत स्तंभ है। तो हेबियस कॉर्पस एक गलत काम करने से रोकता है, लेकिन तब क्या हो जब कोई सही काम ही ना कर रहा हो? मतलब कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ही ना निभा रहा हो? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर हमारी दूसरी शक्तिशाली रिट काम आती है, मैंडेमस। मैंडेमस यानी परमादेश। हाँ, इसका मतलब है हम आज्ञा देते हैं। बिल्कुल, नाम ही इसकी शक्ति बताता है। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे। जैसे कोई आम सा उदाहरण? सोचिए, आपके इलाके में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो टूटी सड़कें ठीक करें। महीनों बीत गए, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये तो मतलब रोज की कहानी लगती है। तो ऐसे में नागरिक मिलकर अदालत जा सकते हैं, और अगर अदालत को लगता है कि ये नगर निगम का एक अनिवार्य कर्तव्य है तो वो उन्हें आदेश दे सकती है कि एक तय समय में सड़क बनाई जाए। ये तो वाकई आम आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा औजार है, पर इसकी कोई सीमा तो होगी? हाँ बिल्कुल, ये किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, और ये सिर्फ उन कामों के लिए है जो अनिवार्य है, विवेकाधीन नहीं। मतलब अगर किसी अफसर का कोई काम करना या न करना उसकी अपनी समझ पे निर्भर है तो अदालत उसे मजबूर नहीं कर सकती। ये सिर्फ उन कर्तव्यों के लिए है जो कानून में साफ साफ लिखे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं न्यायपालिका के अपने आंतरिक संतुलन पर। अगली 2 रिट्स, प्रोहिबिशन और सर्श्योरारी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। पहले प्रोहिबिशन को समझते हैं। इसका मतलब है मना करना। हाँ, ये एक निवारक रिट है, प्रिवेंटिव। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके
किसी केस की सुनवाई करने लगती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो ये एक तरह से रेफरी की तरह है जो खेल के बीच में ही सीटी बजाकर कहता है कि आप नियम तोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल यही काम है इसका। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक कार्यवाही के दौरान ही जारी की जाती है, फैसला आने से पहले। मकसद है गलती को होने से रोकना। एकदम। लेकिन अगर गलती हो ही जाए, मान लीजिए निचली अदालत ने फैसला सुना भी दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, तब आती है हमारी चौथी रेट, सर्शियोरारी। अच्छा, यही इन दोनों का मुख्य अंतर है। प्रोहिबिशन निवारक है तो सर्शियोरारी उपचारात्मक है, क्योर करती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। जब निचली अदालत कोई गलत फैसला दे देती है तो हाई कोर्ट उस फैसले को रद्द करने के लिए ये रिट जारी कर सकता है। तो प्रोहिबिशन केस को बीच में रोकता है और सर्शियोरारी गलत फैसले को बाद में ठीक करता है। बिल्कुल। सर्शियोरारी में ऊपरी अदालत निचली अदालत से केस के सारे रिकॉर्ड मंगवाकर जांच करती है और अगर फैसला गलत है तो उसे रद्द कर देती है। समझ गया। तो ये दोनों रिट्स न्यायपालिका के अंदर अनुशासन बनाए रखती हैं। अब आखिरी और पांचवी रिट, क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा। इसका मतलब भी बहुत सीधा है। किस अधिकार से? हाँ, ये रिट सार्वजनिक पदों पर अवैध कब्जे को रोकती है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो अदालत इस रिट से उसके दावे की जांच करती है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है और कानून कहता है कि पद के लिए 10 साल का अनुभव चाहिए। पर जिसे नियुक्त किया गया है उसके पास सिर्फ 7 साल का अनुभव है। ऐसे में कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है। अच्छा, कोई भी नागरिक? जरूरी नहीं कि उसका कोई सीधा नुकसान हुआ हो। हाँ, यही इसकी खासियत है, कोई भी जा सकता है। अदालत फिर उस व्यक्ति से पूछेगी आप किस अधिकार से इस पद पर है, और अगर वो साबित नहीं कर पाया तो अदालत उसे पद से हटाने का आदेश देगी। ये हमारे सार्वजनिक कार्यालयों की पवित्रता की रक्षा करती है। एक और सवाल, ये रिट्स कौन जारी कर सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी? और क्या इनकी शक्तियों में कोई अंतर है? ये बहुत ही अहम मुद्दा है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, दोनों को ये शक्ति मिली है। दोनों को? हाँ, पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस मामले में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। बड़ा? वो कैसे? वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी और कानूनी अधिकार के हनन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि न्याय पाने के लिए एक आम नागरिक के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा, कह सकते हैं, ज्यादा चौड़ा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने इन 5 शक्तिशाली औजारों को देखा। ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये तो एक पूरा दर्शन है। एकदम सही। ये रिट्स संवैधानिक उपचारों के अधिकार की असल तस्वीर है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा? क्योंकि बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब नहीं। ये कहने जैसा है कि आपके पास कार तो है पर चाबी नहीं है। ये रिट्स हमारे अधिकारों की वही चाबियां हैं। और ये सिर्फ सरकार पर ही नहीं, बल्कि खुद न्यायपालिका पर भी एक तरह का अंकुश लगाती हैं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति चाहे किसी के भी पास हो, वो हमेशा जवाबदेही के साथ आती है। ये रिट्स उसी जवाबदेही को पक्का करने का एक शांतिपूर्ण तरीका है। तो आज हमने बनबी प्रत्यक्षीकरण से लेकर अधिकार पृच्छा तक इन सभी रिट्स के गहरे मतलब को समझा। ये सिर्फ कानूनी सिद्धांत नहीं है, ये असल में लोगों की आज़ादी और न्याय की रक्षा करने वाले साधन हैं। और ये इस बात का सबूत है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ अधिकार दिए नहीं, बल्कि उन अधिकारों को जिंदा रखने का रास्ता भी हमें दिखाया। और अंत में एक विचार, हमारे स्रोत इन रिट्स को उपचार यानी रेमेडी कहते हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसा अधिकार जो सिर्फ कागज पर लिखा है और एक ऐसा अधिकार जिसके साथ एक असली